अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ आयंस एंड पीक्स। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इससे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का पढ़ चुके हैं और इसके अलावा आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंस्ट्रूमेंटेशन था अपने इंस्ट्रूमेंटेशन में भी पढ़ा था। ठीक है, आज हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपने समझना है, जिनके अलावा जो आप नहीं समझते हैं तो आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है आप नहीं कर सकोगे। ठीक है, ऑर्गेनिक में अपने करने हैं। ठीक है, आगे आप इस्तेमाल करें। देखिए सबसे पहले हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयंस और पेरेंट आयन। देखो हमारे पास आयंस की किस्में हैं, बहुत सारी किस्में आपको मिलेंगे और आयंस को अपना एक खास पीक होता है। अगर आप आयन पहचान ले तो इसका मतलब यह है कि आप उन आयन का पीक्स पे पहचान सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयंस और पेरेंट आयन। मॉलिक्यूलर आयन और पेरेंटल आयन, इसको पेरेंटल आयन भी कहते हैं, इसको मॉलिक्यूलर आयंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई मॉलिक्यूल आप ले ले, कोई भी मॉलिक्यूल आपने ले लिया, आपने कोई मॉलिक्यूल ले लिया, इस पर आपने इलेक्ट्रॉनिक बम से बम्बार्डमेंट किया। अगर आप लोगों को याद है तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, उन्होंने एक लॉसली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या किया, रिमूव किया। मॉलिक्यूल से उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बम्बार्डमेंट से आ रहा था। अगर आपको याद है तो वहां पर टंगस्टन फिलामेंट था। ठीक है, तो टंगस्टन फिलामेंट अगर आपको ये भी याद है तो वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रहा था। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि 8 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या दरकार होती है, एनर्जी दरकार होती है। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से निकाला और एक इलेक्ट्रॉन ये खुद इसमें शामिल तो नहीं हुआ, ये भी निकल रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन आके उन्होंने बम्बार्डमेंट किया और फिर रिजल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये खुद वाला है और एक इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से निकल रहा है। इस केस में आपको एक रेडिकल और एक मॉलिक्यूलर आयन मिलने वाला था। इस पर रेडिकल भी था और ये मॉलिक्यूल भी था, रेडिकल भी था और कैटायन भी था। ठीक है, तो इसको हम मॉलिक्यूलर आयन या मॉलिक्यूलर रेडिकल कैटायन भी कहते हैं। दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर रेडिकल कैटायन। और ये याद रखो बड़ा स्टेबल होता है, ये बड़ा स्टेबल होता है। आगे आगे आपको समझ आएगा जब मैं आगे आगे जाऊंगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, इसको अभी थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको मैंने आगे जाना है। डॉटर आयंस और फ्रेगमेंट आयंस, फ्रेगमेंट्स आयन और डॉटर आयंस। अब क्या होने वाला है, सॉरी उस डिफिनेशन में मैंने ये कहा था कि वो कम से कम एनर्जी जिससे जो किसी मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार होती है, उसको बाय जो किसी मॉलिक्यूल, देखो द आयन, वो आयन जो फॉर्म होता है किस चीज से, जब लोग किसी आप देखिए ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, द आयन फॉर्म बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय द लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। अभी जो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था, उस 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 8 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस्तेमाल हो रहा है। क्या करने के लिए, एम पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो लोवेस्ट इतनी एनर्जी पर जो आयन बनता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। मॉलिक्यूलर आयन किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन हम कहते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट करते हैं, उसका अपना एनर्जी होती है और वो एनर्जी जिसके जरिए ये आयंस बन जाता है, यानी वो इतना एनर्जी जिससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो मॉलिक्यूल से, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन होता है इतनी एनर्जी पर। ठीक है, अभी क्या होने वाला है, डॉटर आयंस और फ्रेगमेंट आयंस।
द आयन्स विच आर जनरेटेड बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन इन द आयोनाइजेशन चैम्बर। अगर आप लोगों को याद है तो सबसे पहले आपने सैंपल लिया था, वहाँ से उन्होंने फिर आगे जाके आयोनाइजेशन चैम्बर पर आप लोगों ने क्या किया था, आयोनाइजेशन चैम्बर पर आपने इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया था, तो वहाँ पर आयन्स बन रहे थे। अभी वहाँ पर जब मॉलिक्यूलर आयन बन रहा था, इसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी था, अगर आप लोगों को याद है तो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक टंगस्टन फिलामेंट में इस्तेमाल हो रहा था। 8 से 15 तक जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, अब वो एनर्जी इस्तेमाल होती है किस चीज़ के लिए? इस मॉलिक्यूलर आयन को मज़ीद तकसीम करेगा किस चीज़ में? M1 पॉजिटिव आयन। क्यों? उनके हमने आयन कैटायन निकालने हैं रेडिकल। अगर M1 पॉजिटिव बनता है तो M2 इसका रेडिकल बनता है, अगर M2 पॉजिटिव बनता है तो M1 इसका रेडिकल बनेगा। लेकिन हमारा काम आयन, तो हमें आप लोगों को अगर याद है तो पीक तो हमें आयन्स देगा, कोई रेडिकल नहीं देगा। तो ये जो आपको फ्रेगमेंट्स बनते हैं, इनके बच्चे आ रहे हैं। बड़ा कोई आयन है, उस बड़ा कोई मॉलिक्यूल था जिसका हमने मॉलिक्यूलर आयन बनाया। अब वो बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूलर आयन्स में छोटे आयन्स में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए उनको हम डॉटर आयन्स कहते हैं या फ्रेगमेंट आयन्स कहते हैं। इसको फ्रेगमेंटेशन आयन्स भी कहा जाता है और इसको डॉटर आयन भी कहा जाता है। ठीक है, देखो मैंने ये लिखा है, अब ये आयन है M1 पॉजिटिव और M2 पॉइंट। फ्रेगमेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन टेक प्लेस बाय 2 वेज। 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। हो सकता है कि ये जो मॉलिक्यूलर आयन है तुम्हारे पास वो ज़्यादा स्टेबल ना हो, अपने स्टेबिलिटी के लिए वो छोटे छोटे आयन्स बना रहे हैं, या ये पॉसिबल है कि आपने जो एनर्जी दिया था मॉलिक्यूलर आयन बनाने में, थोड़ा सा पहले मॉलिक्यूल को आपने इतना एनर्जी दिया, अब थोड़ा सा एनर्जी वहाँ पर इस्तेमाल हुआ किस चीज़ के लिए? मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन के लिए। अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एक्स्ट्रा एनर्जी अब खर्च होगा किस चीज़ में? इनके छोटे छोटे आयन, इनके बच्चे पैदा करने में, छोटे छोटे आयन्स पैदा करने में। तो ये 2 रीजंस हो सकते हैं कि एप्लाइड पोटेंशियल जो है या तो वो फ्रेगमेंट आयन्स बनाएंगे या मॉलिक्यूल खुद इस तरह करेगा। मॉलिक्यूलर आयन स्टेबल नहीं होगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए छोटे छोटे आयन्स बनाएंगे। लेकिन ये जो केस है कि मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा और छोटे छोटे आयन्स बनाएंगे, ये बड़ा रेयर होता है लेकिन बड़ा रेयर होता है। ये लेक्चर नेक्स्ट में आ रहा है। इसके बाद आपने मेटास्टेबल आयन के आपने समझना है। अभी ये जो आयन्स बन रहे थे, ये थोड़ा सा समझने की बात है। देखो हमारे पास ये जो आयन्स बन रहे थे, ये जो छोटे छोटे आयन्स बन रहे थे, ये कहाँ पर हो रहा था? ये आयोनाइजेशन चैम्बर में ऐसा हो रहा था, आयोनाइजेशन चैम्बर में ऐसा हो रहा था। लेकिन जो मेटास्टेबल आयन है, मेटास्टेबल आयन, स्टेबल आयन्स का क्या मतलब होता है? ये भी ऐसे छोटे छोटे आयन्स होते हैं। लेकिन याद रखो मैंने वहाँ पर लिखा भी है, याद रखो ये कभी आयोनाइजेशन चैम्बर में नहीं बनेगा। ये बनेगा कहाँ पर? आयोनाइजेशन चैम्बर से आगे जब जाके एनालाइजर में ऐसा होगा। आयोनाइजेशन चैम्बर में इसका छोटे छोटे बच्चे पैदा नहीं होंगे मॉलिक्यूलर आयन का। तो अब जब एनालाइजर में ये छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तब जाके उनको हम मेटास्टेबल आयन्स कहते हैं। क्यों हम इसको कहते हैं? अब देखो ये थोड़े से स्टेबल होते हैं, इन छोटे छोटे आयन से थोड़े से स्टेबल होते हैं। क्यों? इस रास्ते में जाकर इसको किसी माए का लाल कुछ नहीं कह सकता है उस मॉलिक्यूल का, और निकल रहे एनालाइजर में पहुंचता है। लेकिन एनालाइजर में बेचारी का फिर हालात ख़राब हो जाता है, इतना फिर स्टेबल नहीं होता है कि वहाँ पर ये छोटे छोटे आयन्स में ना तकसीम हो। तो इसको हम कहते हैं मेटास्टेबल आयन। मैंने कहा सम फ्रेगमेंटेशन में टेक प्लेस इन द फील्ड फ्री रीजन। ये जो
आयोनाइजेशन चैम्बर था, यहाँ पर नहीं, उससे आगे आयोनाइजेशन विद instead of the ionization chamber which is known as metastable ion, it will reach to the detector at lower mass than the actual mass and produce broad peak. अब याद रखो, अब ये जो पहुंचेगा किधर पर पहुंचेगा, कहाँ पर पहुंचेगा, डिटेक्टर पर जब पहुंचेगा तो डिटेक्टर में ये क्या करेगा मैं बताने वाला हूँ। इनके जो पीक्स बनेंगे, नॉर्मली हमारे पास जो पीक होंगे वो कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये बना रहा हूँ, ऐसे होंगे, लेकिन ये वाले जो पीक होंगे ये थोड़े से मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। ये कैसे होंगे, ये मैंने मिटाना होंगे, ओके जी। ये जो होंगे ये पीक्स थोड़े से ब्रॉड होंगे, ये थोड़े से ब्रॉड होंगे, ये ऐसे पीक होंगे। अभी ये जो पीक होंगे ये थोड़े से ब्रॉड होंगे, ऐसा नहीं, नैरो पीक्स नहीं देंगे। याद रखो हमेशा मेटास्टेबल आयन जो होता है वो थोड़े से ब्रॉड पीक देंगे, जैसे कि वो ऐसे नहीं देंगे, ऐसे वाले देंगे, ओके जी। द नेक्स्ट वन इज क्वासी मॉलिक्यूलर आयन, आपको ये भी मिलने वाले हैं, ऐसे भी पीक्स आपको मिलने वाले हैं। अ मॉलिक्यूलर आयन व्हिच when gain a molecular ion when gain or loss a hydrogen atom, किसी मॉलिक्यूलर आयन ने हाइड्रोजन को गेन किया, इस हाइड्रोजन को उन्होंने गेन किया तो MH पॉजिटिव बना, MH पॉजिटिव बना। इसका मतलब कोई मॉलिक्यूलर आयन है वो कहीं से प्रोटॉन को गेन करता है, H पॉजिटिव को गेन करता है, क्या करता है, H पॉजिटिव को कहीं से गेन करता है, तो उस सूरत में उसका बनता है M प्लस H पॉजिटिव, M प्लस H पॉजिटिव, तो ये बनाएगा MHO पॉजिटिव बनाएगा। आगे जाके आप इसको M+1 भी कह सकते, M+1 पीक। ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के साथ H पॉजिटिव के साथ ये एक प्रोटॉन है तो हमने इसको ऐड किया। अब इसका जो पीक होगा M+1 पीक होगा, और एक ये भी हो सकता है कि M प्लस हाइड्रोजन। अभी क्या होने वाला है, अभी ये ऐसा है M-H, अभी कोई प्रोटॉन लॉस हो गया तो अभी उस केस में हम मॉलिक्यूलर आयन के साथ M-1 लगाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, M-1 लगाएंगे, तो ऐसा पीक, तो इसको हम क्वासी मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्वासी मॉलिक्यूलर आयन। या तो प्रोटॉन उन्होंने गेन किया होगा या प्रोटॉन उन्होंने लॉस किया होगा। अगर गेन किया हुआ है तो M+1 पीक देगा, और अगर लॉस किया है तो M-1 पीक देगा, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल चार्ज आयन पीक है। तो मल्टीपल चार्ज आयन पीक का मतलब क्या होता है, आप देखो हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका मास 100 है, तो अब अगर मास 100 है तो हम कहते हैं कि हम तो पीक्स तो हमें क्या चार्ज वाली स्पीशी देंगे, तो हम वहाँ पर निकालते थे M/G, यानी मास और उनका चार्ज पर डिवाइड करेंगे। जब आप लोगों को याद है उस मॉलिक्यूल को हमने इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया था तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था, तो उस मॉलिक्यूल पर +1 चार्ज आया था। अब 100 मास वाली कोई मॉलिक्यूल को आपने +1 पर डिवाइड किया तो आपको 100 ही मिलेगा, तो 100 पर आपको पीक मिलने वाला था। लेकिन अब क्या हुआ, अब एक इलेक्ट्रॉन की बजाय उस मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई, तो उस सूरत में M/G अगेन आपने लिखना है, लेकिन अब 100 डिवाइड बाई +2 है तो इसका आंसर आएगा 50 पर भी तुम्हें एक पीक मिलेगा। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जब आप देखेंगे आपको पीक्स मिला, एक 50 पर मिला और एक 100 पर मिला, तो आप सोचेंगे कि बेशक यहाँ पर +2 चार्ज भी बना था, इसलिए 50 पर भी हमें पीक मिल रहा है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल आयन पीक। ये भी हो सकते हैं +3 कर दो तो 100 डिवाइड बाई इतना 3 तो 33.33, इस तरह भी तुम्हें पीक मिल सकता है अगर +3 वाला हो। तो इसको फिर हम कहते हैं मल्टीपल चार्ज आयन। ये हमें मल्टीपल चार्ज आयन मिलने वाले हैं। और इसके अलावा आपको मिलने वाले हैं
बेस पीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जो लंबा पीक होगा, सबसे जो स्टेबल पीक होगा, उसको हम कहते हैं बेस पीक। फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ा सा मैं ये बताऊं, कोई मॉलिक्यूल है, कोई एक मॉलिक्यूल है, मैं अभी ये बनाऊं, कोई एक मॉलिक्यूल है जिसके एक फ्रेगमेंट का पीक ये दे रहा है, दूसरा फ्रेगमेंट ये पीक दे रहा है, यहाँ पर मैंने बनाया भी है। तीसरा इसका फ्रेगमेंट ये पीक दे रहा है, और चौथा जो फ्रेगमेंट, जो ये फ्रेगमेंट नहीं है, ये मॉलिक्यूलर आयन है, इसको मैं एम पॉजिटिव से जाहिर करूं। ठीक है, अब याद रखो, इनमें सबसे लंबा जो पीक है उसको हम बेस पीक कहते हैं। इसका इंटेंसिटी ऑफ 100 कंसीडर कर लेंगे तो ये हमारे पास है बेस पीक। आप समझेंगे, नेक्स्ट हम आ रहे हैं। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आप इसको भी देखो। एक और हमारे पास मैं ये बनाऊँ, अब हमारे पास एक पीक ये है, एक हमारे पास पीक ये है, एक पीक हमारे पास ये है, और मॉलिक्यूलर आयन जो है वो यहाँ पर है। अब देखो, ये मॉलिक्यूलर आयन बेस पीक नहीं है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में मॉलिक्यूलर आयन जो है ये बेस पीक भी है, ये सबसे स्टेबल नज़र आ रहा है, इसलिए सबसे बड़ा पीक दे रहा है। इस केस में अगर एमसीक्यूज आ जाए कि इसमें कौन सा सबसे स्टेबल है, तो याद रखो, ये वाला जो तुम्हें नज़र आता है ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है ये फ्रेगमेंट आयन्स है, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर आयन है वो ये है, ये कोई फ्रेगमेंट आयन वाले हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे बड़ा पीक दे रहा है, इसलिए बेस्ट पीक हमारे पास ये है, मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। तो इस केस में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मैंने क्या कहा कि ये दोनों बेस है, ये इनको हम बेस पीक्स कहते हैं। मैंने क्या लिखा, द मोस्ट इंटेंस और टालेस्ट पीक इज कॉल्ड बेस पीक, फॉर एग्जाम्पल वो। और इसके बाद आपको एक और पीक मिलने वाले हैं, आइसोटोपिक पीक। आप आइसोटोपिक पीक को देखो, आइसोटोपिक पीक हमारे पास क्या चीज़ होता है, आप देखो, हमारे पास अगर मैं लेट फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। याद रखो, इसका अबंडेंस होता है 75% और इसका होता है 25%। इनको रेशो में तब्दील करने के लिए 3 और ये 1, यानी 3:1। अब ये आपने पीक बनाना है तो आइसोटोप्स, इसमें आपको 2 पीक्स मिलने वाले हैं। अगर 3 वाली का ऑफ इतना बनाए तो कुल आपने क्या बनाना है, इसके 3:, अगर 3 इतना बनाया तो इसके 3 हिस्से अगर हम करें तो यहां पर बनता है, तो इसका ये पीक, तो अभी ये पीक बनेगा, ये इनका आइसोटोपिक पीक है। तो ये अबंडेंस के लिहाज से तुम्हें पीक देगा। ये देखो, अभी ये 37 है और ये 35 है, तो मुख्तलिफ आपको पीक्स मिलेंगे, आपको आयंस भी मिलेंगे। जब आपको आयंस मिलेंगे तो आप उन आयंस का पीक बना सकते हैं, लेकिन पहले आपने आयंस को पहचाननी है। मुश्किल नहीं है, आपने थोड़ा सा तवज्जो देने हैं। बड़े तवज्जो के साथ आप अगर करें तो मुझे पता है आप लोग हल करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, उस वक्त के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।